हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय गोपाल पुरोहित टीआरडी पॉकेट चैनल से। आज हम जो है सोशल स्टडीज़ के बारे में, सोशल साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारे पास पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो सामाजिक विज्ञान है उसकी परीक्षा होनी बाकी है, तो उससे संबंधित कुछ कंटेंट की डिमांड विद्यार्थियों ने की थी। आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो सोशल साइंस है उसका एक पहला चैप्टर है स्वर्णिम भारत, उसको हम समझने वाले हैं। उसकी हम शुरुआत करेंगे कि आज हम उस पूरे पाठ की रूपरेखा को समझेंगे कि ये पूरा पाठ कितने पॉइंट्स में आकर के सिमटता है, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि यहाँ देखें स्वर्णिम भारत की हम बात करते हैं, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, गोल्डन स्पैरो कहलाता था। हमारा समय जो है वो ऐसा था कि हम पूरे विश्व में हर क्षेत्र में अग्रणी थे, हमें लोग फॉलो किया करते थे। तो हम प्राउड फील करते हैं ऐसे भारत पर। तो ये प्राउड फील हम कैसे करें, हमें कैसे पता चले कि भारत हमारा स्वर्णिम था? कुछ पॉइंट्स हमने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। देखो, सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे, इसके बैकग्राउंड को समझेंगे, हमें पता कैसे चला। तो हुआ क्या कि भारत में सबसे पहले आप ये देखें कि भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो है सबसे पहले खुदाई का काम शुरू हुआ। एक्सकेवेशंस जिसको आप कह सकते हो, उत्खनन का काम शुरू हुआ। अब जब उत्खनन का काम शुरू हुआ तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई। क्या सामने आई? हमें ये पता चला कि भारत के जो लोग थे, भारत के लोग, इनका क्षेत्र सीमित नहीं था, ये भारत से बाहर जाया करते थे। कहाँ जाते थे? जैसे कि ब्रह्मदेश नाम का एक क्षेत्र है, वहाँ जाते थे। ब्रह्मदेश जिसको कि हम म्यांमार कहते हैं आज की तारीख में। ठीक वैसे ही श्याम जिसको कि हम भूटान के नाम से जानते हैं, वो भी हमारी अप्रोच में था। ठीक वैसे ही फिलीपींस, बोर्निया, इसी के साथ जापान, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। अब आप ये समझ चुके होंगे कि भारत का क्षेत्र जो था समुद्र के पार भी था। तो एक बात और ध्यान रखें, हमें इन खुदाई के कारण से, इस एक्सकेवेशन से या आर्कोलॉजिकल जो रिमेन्स हमें मिले, उनसे हमें एक बात तो स्पष्ट रूप से पता चल गई थी कि भारत जो था वो समुद्र के पार भी अपना प्रभाव रखता था। समुद्र पार के जो क्षेत्र थे भारत के, जो समुद्र पार के जो क्षेत्र थे भारत के, उनको द्वीपांतर के नाम से पुकारा जाता था। द रीजन्स ऑफ द इंडिया व कॉल्ड इन दैट टाइम द्वीपांतर। भारत के जो समुद्र पार के जो क्षेत्र थे, जहाँ पर भारत का क्षेत्र या भारत का शासन था या भारत का शासन वहाँ तक सीमित था, उसको हम द्वीपांतर कहते थे। यहाँ तक तो हमें पता चलता है कि हमारा क्षेत्र बड़ा विशाल था। तो हमारे लोग जब ये ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, जापान, बोर्निया, फिलीपींस, श्याम, ब्रह्मदेश जाते थे तो करते क्या थे? भारत की सभ्यता। तो हम बात ये कर रहे थे कि खुदाई के कारण से हमारे पास जो पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए, उनसे हमें पता चलता है कि हम एक ऐसे भारत में रहते थे जिसको हम स्वर्णिम भारत कहते हैं। वो एक सोने की चिड़िया कहलाता था। तो भारत के लोग ब्रह्मदेश जिसको म्यांमार कहते हैं, श्याम हैं, भूटान जिसको कहते थे, फिलीपींस, बोर्निया, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया तक हमारी अप्रोच थी। ये तो ठीक है। उसके साथ साथ हमें खुदाई से और क्या पता चला? हमें ये पता चला कि हमारे जो लोग थे वो जल और थल दोनों मार्गों से जाने में निपुण थे, चाहे वो दुर्गम स्थान पहाड़ों से निकल करके जाने को हो या चाहे समुद्री रास्तों से जाना हो। भारत के लोग जो है अपने देश से दूसरे देश की तरफ जाया करते थे, व्यापार के लिए जाया करते थे, और वहाँ जाने के बाद में अपनी संस्कृति, अपना विज्ञान, इन सब का प्रचार प्रसार किया करते थे। एक चीज़ और जो खुदाई में हमें पता चली, लगभग यहाँ पर 6000 साल पुराने जलयानों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं।
जलयानों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि भारत का विज्ञान जो है बड़ा ही सुदृढ़ था। ये एक गौरव करने वाली बात है, अपने देश पर गर्व फील करने वाली बात है। तभी तो हम पढ़ रहे हैं स्वर्णिम भारत, शुरू से लेकर के 1206 ईस्वी तक हमारा जो इतिहास है कैसा रहा था, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बात समझी कि हमारी पृष्ठभूमि इस तरह से तैयार हुई थी कि हमने खुदाई के दौरान कुछ अवशेषों को पाया, और उसी में हमें पता चला कि भारत के लोगों के जो क्षेत्र थे, भारत के जो लोग थे या भारत का जो प्रभाव था, वो एक सीमित क्षेत्र में नहीं था। शुरू से ही भारत विश्व गुरु कहलाता था, और वो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो क्या था, वर्ल्ड गुरु कहलाता था। और एक वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा थी, है ना, सारा संसार ही मेरा परिवार है, इसी बात को ये चरितार्थ करता है। सबको जाकर के स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान देना, विज्ञान के बारे में ज्ञान देना, और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो भारत का जितना भी विज्ञान है, चाहे हम उसमें दर्शन की बात करें, चाहे हम उसमें जो विज्ञान के साथ साथ दर्शन के साथ साथ अगर हम मान लो ज्योतिष की बात करें, युद्ध शास्त्र की बात करें जिसको हम मिलिट्री साइंस कहते हैं, इसके अलावा स्थापत्य कला की हम बात करें, इन सब का प्रचार जो है भारत ने विदेशों में जाकर के किया था। ये हमने एक बिंदु समझा कि भारत की जो गौरवशाली इतिहास की जो पृष्ठभूमि जो है वो किस आधार पर तैयार होती है, वो हमारे जो पुरातात्विक अवशेष हमें जो प्राप्त हुए थे उसके आधार पर तैयार होती है। अब हम इसकी एक दूसरी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो क्या है वो देखें। तो दूसरा क्या है कि भारत ने बहुत सारी सभ्यताएं दी थी हमें, जैसे कि एक तो सबसे पहले आप देखें सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो हम बात करते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब ये जो सिंधु सरस्वती सभ्यता जो कि बहुत पुरानी सभ्यता भारत की मानी जाती है, इसकी क्या देन थी भारत को? इसने हमें क्या दिया? इसने हमें आर्किटेक्चर दिया, स्थापत्य दिया। हमारा जो है स्थापत्य यानी कि जो भवन निर्माण या अन्य निर्माण कला जो थी वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई? भाई हम सुदृढ़ थे, हम समर्थ थे स्थापत्य कला में, ये हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? ये हमें सिंधु सरस्वती सभ्यता से प्राप्त होता है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं इंदूज सरस्वती सिविलाइजेशन। यहाँ से हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है। उसके बाद दूसरी अगर हम बात करें इसी के साथ साथ, तो हम वैदिक जो ग्रंथ थे, हमारे वैदिक ट्रिटिसेस जो थे, इनसे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है, और इस पर भी हम गर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है क्या कहलाता था? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज, ज्ञान का भंडार कहते हैं इसको। और आज भी पूरा विश्व हमारी इस वैदिक सभ्यता या वैदिक सभ्यता को आज भी मानता है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा ज्ञान का भंडार था, इसको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज कहा जाता था। ये जो पीरियड था वो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज कहलाता था। तीसरी बात, अब हम बात करते हैं रामायण और महाभारत काल की, रामायण व महाभारत काल की, यानी कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रामायण एंड महाभारत पीरियड, पुराण काल, पुराण पीरियड जिसको कहते हैं। तो ये पुराण काल जो है उस पर हम क्यों गर्व करें? क्योंकि इसने हमें दो चीजें दी। एक तो इसने नए आदर्श स्थापित किए, आइडियल्स दिए। दूसरा क्या था? नीतियां बनाई, पॉलिसीज। जितनी भी नीतियां हैं, पॉलिसीज है, चाहे वो राजनीति के संदर्भ में हो या कोई और पॉलिसी हो, वो सारी की सारी रामायण और महाभारत काल से हमें मिलती है। भारत का विज्ञान कितना उन्नत था, यदि ये जानना है तो महाभारत और रामायण में उसके भरपूर साक्ष्य जो है हमें उपलब्ध होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम जगत गुरु थे, भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। बस हमें इस चीज को महसूस करने की आवश्यकता है। तो अभी तक हमने दो बिंदुओं पर बात की। एक तो हमने इसकी पृष्ठभूमि कि क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या कारण है कि हम आज ये पाठ पढ़ रहे हैं। दूसरा इसका स्टेप क्या था कि हमारे पास तीन चीजें मिली हमें, सिंधु सरस्वती सभ्यता,
यानी कि सिंधु और सरस्वती नदी के आसपास जो बसी हुई सभ्यता थी, उसमें कितना विज्ञान और स्थापत्य कला और अन्य कलाओं का, अन्य सभी विज्ञानों का जो विकास हुआ वो हमें वहां देखने को मिला। उसके साथ साथ वैदिक ग्रंथ जो हमें मिले, जो भारतीय ऋषि मुनियों की कठोर तपस्याओं के बाद में जो संकलित किया गया था, उसको हम कहते हैं कि उससे हमें ज्ञान का भंडार मिला और उसका उपयोग हमने हमेशा विश्व को समर्थ बनाने में किया। हमने कभी अपने ज्ञान को अपने तक सीमित कभी नहीं रखा। और आपको दोस्तों इस बात को सुनकर के बड़ी हैरत होगी, भारत जिस पर आज तक हमले हुए, अपनी सभ्यता को उसने कभी नहीं खोया, क्योंकि उसके बीज में कौन है? उसके बीज में, उसके मूल में वैदिक ग्रंथ से जुड़ी हुई जितना भी ज्ञान है वो भारत के कण कण में बसा हुआ है। इस कारण से हम विश्व गुरु हैं और रहेंगे। और उसके बाद अगर हम महाभारत और रामायण की बात करें तो ये हमें आदर्श देता है। आदर्श का मतलब कि कैसे हम जो है एक आदर्श स्थापित कर सके समाज में, समाज को हम कैसे निपुण बना सकें, इसके बारे में बात करते हैं। और उसके बाद पॉलिसीज जो मेकिंग है, किस बेस पर पॉलिसी को बनाया जाता है, ये सारा का सारा वृत्तांत हमें रामायण और महाभारत काल में मिलता है। तो अभी तक हमने 2 बिंदुओं पर बात की। अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो हमारा तीसरा बिंदु होगा कि अब क्या है। अब हम देखते हैं कि भारत जो है, जो आपका उत्तर वैदिक काल जो था, पोस्ट जो वैदिक पीरियड था, उस दौरान क्या था, भारत जो है वो जनों में बटा हुआ था। अब जन जो है वो जनपद में कन्वर्ट होते हैं। जन स्टार्ट इट कन्वर्टिंग इनटू जनपद। ये क्यों हुआ, हमें बस इतना समझना है कि भाई ये क्या चीज थी, किस कारण से जो है आपका ये जन है वो जनपद में कन्वर्ट क्यों हुए। तो उसका कारण क्या था कि भारत के नक्शे में यदि आप देखें, भारत के नक्शे में अगर आप देखें तो यहां पर जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का ये जो पार्ट है जिसको कि आप कह सकते हो पूर्वी उत्तर प्रदेश, इस पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ठीक पास में जो दूसरा राज्य है जिसको आप कह सकते हो पश्चिमी बिहार, ये जो पार्ट था यहां पर लोहे का उत्पादन होना शुरू हुआ और इस लोहे ने हमारे जीवन को बदल करके रख दिया। लोग अब स्थापित होकर के एक जगह स्थायी रूप से रहने के बारे में सोचने लगे। तो पहले जन थे, थोड़े समूह थे, फिर वो जनपदों में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। ये उसका एक कारण था। दूसरा क्या था कि लोहे के उत्पादन के साथ साथ क्या हुआ कि भारत में उद्योग बढ़े, व्यापार बढ़ा। अब उद्योग और व्यापार यदि बढ़ना शुरू होगा तो एक बाजार को विकसित करने के लिए बाजार चाहिए। अब इस बाजार के लिए आप क्या करोगे, अपने क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहां तक जनपदों तक क्या था, एक सार्वभौमिक सत्ता का अभाव था जो हमें महसूस होने लगा था। तो इस तरह से क्या हुआ कि जन जो है वो जनपदों में कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन जनपदों में 600 ईसा पूर्वी तक अगर हम मान करके चलें तो यहां तक तो जनपद थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, महाजनपदों का निर्माण होना शुरू हुआ। अब महाजनपद क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम समझेंगे। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से इसको रिपीट करते हैं कि जन से जनपद जो है, या जन जितने भी जन थे वो जन जो है जनपदों में जो तब्दील क्यों हुए, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी भाग था वहाँ और बिहार का जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से लगता हुआ हिस्सा जिसको आप पश्चिमी बिहार कहते हो, वहाँ लोहे का उत्पादन, लोहे के उत्पादन ने स्थायी रूप से बसने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया। अब इसके साथ साथ उद्योग व्यापार वगैरह जो है वो बढ़ने शुरू हुए। जब उद्योग और व्यापार बढ़ने शुरू हुए तो ऐसी स्थिति में हमें और क्षेत्र चाहिए, तो फिर लोगों को संगठित होने के लिए इन चीजों ने मजबूर किया और जनपदों का निर्माण हुआ, है ना। ये एक अलग से हमें समझना पड़ेगा कि क्या है। तो हम कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ऑलवेज वी से जनपद कन्वर्ट हुए, इसमें हमें लगा कि हमारी ही कुछ भलाई थी, ये हमने देखा। आप एक स्क्रीनशॉट लें और आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा यहां कि जन से जनपद की आवश्यकता क्यों हुई, लोहे का उत्पादन होना,
लोगों को स्थायी रूप से बसने के लिए मजबूर होना, और फिर एक आवश्यकता हुई, क्योंकि उद्योग, यहां एक बात और ध्यान रखें, ये उद्योग जो थे वो ज्यादातर कृषि पर आधारित थे या खनन पर आधारित थे। तो कृषि, उद्योग और व्यापार के कारण से हमें बड़े क्षेत्र की आवश्यकता थी, और इस कारण से जन जो है वो जनपदों में बदलने के लिए मजबूर हुए। अब अभी तक तो हमारे पास सार्वभौमिक सत्ता का अभाव था, भारत विश्व गुरु था पहले। अब हम वापस अगर हम इतिहास में देखें तो ये स्थितियां हमें नजर आती है। ये लगभग 600 ईसा पूर्व तक जो है वो ये स्थितियां बनी रही। अब उसके बाद क्या होता है, हम आगे देखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो जनपद है, ये जनपद महाजनपदों में बदलने शुरू हुए। ये जनपद महाजनपदों में बदलने शुरू हुए, और ये हमारा चौथा पॉइंट है, महाजनपद। ये महाजनपदों में बदलने शुरू हुए। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहां पर 16 महाजनपद थे। इनकी संख्या कितनी थी? 16 महाजनपद थे, और इन जनपदों में 2 प्रकार के थे। एक को आप कह सकते हो कि कुछ गणतंत्र वाले थे, यानी गणतंत्रात्मक थे, और कुछ जो थे राजतंत्रात्मक थे, जिसको कि आप कह सकते हो कि ये जो थे मोनार्की थे, और ये रिपब्लिकियन थे, ये रिपब्लिक थे। ये 2 प्रकार के हमें महाजनपद यहां पर देखने को मिलते हैं। इनके नामों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके अगले हिस्से में। इस हमारे पहले सेशन का, इस पहले वीडियो का उद्देश्य है कि आपके सामने जो है पाठ की पूरी एक रूपरेखा प्रस्तुत की जाए, ताकि आपको पता रहे कि आपको कहां से शुरू करना है और कहां तक आपको अप्रोच करना है। यह हमें जानने की जरूरत है, जो कि हम प्रयास कर रहे हैं। तो महाजनपद कितने? 16 प्रकार के। कितने प्रकार के थे इसमें? कितने प्रकार के महाजनपद थे कि टोटल संख्या में तो 16 थे। 16 में 2 प्रकार के थे। वो कौन कौन से थे? रिपब्लिकियन थे और मोनार्की थे, यानी कि जहां पर राजतंत्र चलता था वो मोनार्की कहलाए, और जहां पर गणतंत्र चलता था जिसको हम रिपब्लिक कहते हैं। अब इसके साथ साथ जो हमें पढ़ना है वो हम इसमें पढ़ेंगे राजस्थान के जो महाजनपद थे। अब उसमें 4 प्रकार के हम इसमें पढ़ते हैं, जैसे जांगल क्षेत्र है ना, उसके साथ साथ सीवी है ना, जांगल है, सीवी है, सूरसेन है ना, और एक ही। कुल 4 प्रकार के राजस्थान के जो महाजनपद है वो हमें यहां पर मिलते हैं। तो 4 प्रकार के राजस्थान के जो महाजनपद है उनके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। जांगल है, सीवी है, सूरसेन है, मत्स्य है। इनके बारे में अलग से एक सेपरेट क्वेश्चन इसमें बनता है, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये पूरा पाठ जो है, लगभग सबसे पहले हम पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ते हैं, फिर सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाभारत, रामायण, इसकी क्या देश को देन है, भारत को देन है, वो पढ़ते हैं। उसके बाद हम महाजनपद में आते हैं। महाजनपद के बाद में महाजनपद जो है कुल मिलाकर के इसका जो काल है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक ये काल रहता है। अब उसके बाद में क्या होता है कि कुछ डायनेस्टीज, कुछ वंशों ने भारतवर्ष के इन हिस्सों पर राज किया था। वो कौन कौन से थे तो वो हम यहां देखें। आप उसमें देखेंगे कि वहां मौर्य है, शुंग है, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर, चोल, पल्लव, चालुक्य, है ना। यहां तक ये तो वंश थे जो भारत के ही थे, और उन्होंने भारत पर राज किया था। ये उत्तर से लेकर के दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक पूरा का पूरा क्षेत्र जो था वो इन वंशों के अधीन कभी न कभी रहा था। ये नाम हमें याद करने पड़ेंगे, किन किन वंशों ने महाजनपद काल के बाद में भारत पर राज किया था। लगभग 11-12 प्रकार के जो राजवंश है, मौर्य, शुंग, सातवाहन है, गुप्त है, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट है, गुर्जर है, चोल है, पल्लव है और चालुक्य है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इन वंशों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में 3 जातियां जो भारत में आई बाहर से। शक, ये मध्य एशिया से आए थे, बर्बर और लड़ाकू जाति थी। होण, ये भी मारकाट मचाने वाली एक जाति थी। और कुषाण, ये भी बाहर से आने वाले थे जिन्होंने भारत पर
शासन किया और इन्होंने तो आत्मसातीकरण भी कर लिया था, भारत की संस्कृति को अपना लिया था। किस प्रकार से अपनाया, इन सारों को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने ये पूरा एक ओवरव्यू लिया कि इस पहले पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्यों जो है फील करें कि भारत महान था, भारत का इतिहास गौरवशाली था। तो खुदाई से मिले हुए जो प्रमाण हैं, जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है, अवशेष है, वो हमें बताते हैं कि भारत जो है महान देश था। भारत में पहले से जल और थल मार्ग से बाहर जाने का रास्ता था, यानी कि भारत के लोग थल और जल दोनों मार्गों का इस्तेमाल करके पूरे विश्व में जाते थे, अपने क्षेत्र का व्यापार, अपने उद्योग, अपनी संस्कृति, अपना ज्ञान ये दुनिया में बांटते थे। और कौन कौन से देश थे? तो ब्रह्म देश था जिसको कि हम म्यांमार कहते हैं। उसके बाद कौन सा था? उसके बाद जो श्याम था जिसको कि हम थाईलैंड कहते हैं। इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, कोरिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। इन सारे देशों तक हमारी अप्रोच थी, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा कि जनपद में कैसे तब्दील हुआ। उसके बाद हमने ये पढ़ा महाजनपद काल के बारे में। महाजनपद काल के बारे में हम पढ़ने के बाद में हम जाएंगे राजस्थान में। राजस्थान में कितने प्रकार के महाजनपद थे? 4 प्रकार के थे। कौन कौन से थे? जांगल, सीवी, शूरसेन और मत्स्य क्षेत्र थे। इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि कितने वंशों ने भारत के इन तमाम क्षेत्रों पर शासन किया। तो कुल 11-12 वंश हैं। कौन कौन से हैं? मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर, उसके बाद चोल, पल्लव और चालुक्य। ये तो भारत के ही वंश थे। अब दूसरे बाहर से आने वाली जातियां जिन्होंने भारत पर राज किया था, वो कौन से थे? भारत पर राज करने वाली जातियां शक, हूण और कुषाण थी। और सबसे लास्ट में हम पढ़ते हैं कि इन जातियों ने क्या किया कि भारत के पूरे की पूरी संस्कृति को, भारत की संस्कृति को आत्मसात कर लिया था और भारत की ही होकर के रह गई। कुषाण जो थे वो शैव संप्रदाय, शैव मत को मानने वाले हो गए थे। यहाँ तक हमने पढ़ा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको आप लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगले जो वीडियो आएगा, अगले वीडियो में हम इसको पूरी डिटेल में एक एक चीज़ को पढ़ने वाले हैं। ये था हमारा ओवरव्यू। थैंक यू, कीप वॉचिंग आवर चैनल।